नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश पर चैनल में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं एसिड रिफ्लक्स के बारे में और जीईआरडी के बारे में। जीईआरडी मतलब क्या? गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज जिसे हम लोग कहते हैं। क्या होता है कि ये एक ऐसी कंडीशन है कि जो खाना हम लोग खाते हैं, तो पहले के टॉपिक में मैं क्लियर कर चुका हूँ कि ईसोफेगस जो कि एक नली रहती है जो खाने को हमारे पेट तक लेके जाती है, उसमें दो तरह के स्फिंक्टर रहते हैं या फिर दो तरह के वॉल आप उससे बोल सकते हैं। एक क्लोजिंग बोलते हैं, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। एक ऊपर की तरफ रहता है और एक नीचे की तरफ रहता है। तो नीचे की तरफ जो ईसोफेगस का जो स्फिंक्टर रहता है, जिसे लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर कहा जाता है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म उसका है LES, जो उसका एब्रीविएशन है। वो क्या करता है कि जब खाना हम लोग खाते हैं तो वो कुछ समय के लिए खुलता है, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए, और खाने को अंदर ले लेता है स्टमक में, और फिर वो बंद हो जाता है, ताकि जो स्टमक में एसिड है और जो फूड वहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, जिसका चर्निंग हो रहा है, वो बाहर की तरफ ना आए, ताकि वो ईसोफेगस को नुकसान न पहुंचाए और ना ही वो ऊपर की तरफ वो एसिड जो है आए। क्योंकि जो स्टमक वॉल जो रहती हैं, जो हमने पहले के टॉपिक में समझा है कि वो इस तरीके से बनी है कि वो जो एसिड सीक्रेशन होता है वहां पे, वो उसको टॉलरेट कर सकती हैं। लेकिन जो ईसोफेगस है वो उसे टॉलरेट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से अगर वो बार बार अगर ऊपर आ रहा है तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं। तो वही डिटेल आज हम लोग समझने वाले हैं कि ये ऐसा क्यों होता है, और अगर ये होता है तो उससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो acid reflux might happens after a large rich meal, or when you lie down too soon after the meal, stomach acid rises into your esophagus causing heartburn and the other symptoms. Occasional acid reflux is the manageable at home, but chronic acid reflux, जैसे GERD, might need treatment. GERD can damage your esophagus tissue over time. तो क्यों होता है? मान लीजिए ओवर खाना हम लोग खा जाते हैं, हैवी खाना हम लोग खा लेते हैं, तो वो स्टमक में एकोमोडेट होने में थोड़ा समय लगता है, उसे प्रोसेस होने में समय लगता है। या फिर हमने कोई खाना खा लिया, खास करके रात को हम देखते हैं कि जो खाना खाने के बाद कई लोग तुरंत सो जाते हैं, तो वो रिफ्लक्स हो जाता है। या फिर कई लोग रात को खाना खाते वक्त जो है वो हैवी डाइट करते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, नॉनवेज खा लेंगे या फिर कुछ हैवी खा लेंगे जो कि लिपिड जिसमें ज़्यादा रहेंगे, जिससे डाइजेस्ट होने में समय लगता है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के हिसाब से, जो हमने पहले के टॉपिक में ऑलरेडी समझ लिया है। तो वो क्या होता है कि उसे समय लगने की वजह से, और हम लोग लाई डाउन हो जाते हैं, सो जाते हैं, तो इसकी वजह से वो ऊपर की तरफ आ जाता है, या फिर ऊपर की तरफ प्रेशर करता है उस ईसोफेजियल स्फिंक्टर को जो लोअर साइड पे है, जिसकी वजह से उसकी मसल्स की जो इलास्टिसिटी है उसमें थोड़ा सा लूजनेस आ जाता है, और वो जो अपना जो ओपनिंग है वो खुल जाता है, जिसकी वजह से वो एसिड और वो जो खाना है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, रिवर्सिबल डायरेक्शन में आ जाता है, जिसकी वजह से हमें कभी कभी खट्टी डकार महसूस होती है और एसिड जैसा महसूस होता है कि छाती जल रही है, जिसे हम लोग हार्ट बर्न कहते हैं। ठीक है, तो अगर छोटी सी तकलीफ है, अगर कभी कभी एक आध बार अगर ये एसिड रिफ्लक्स हुआ है ड्यू टू एनी रीजन से, हम लोग जल्दी खाना खा के सो गए उसकी वजह से, तो वो मैनेजेबल है, घर पे थोड़ा सा ठीक हो जाता है, एसिडिटी की गोली वगैरह ले लिया तो ठीक हो जाता है। लेकिन ये बार बार हो रहा है, बार बार होना मतलब हफ्ते में मिनिमम 2 बार अगर ये हो ही रहा है आपको, तो वो GERD है, जिसे ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, जो आज हम लोग समझने वाले हैं। कॉजेस क्या? डिस्टर्बेंस इन द मैकेनिज्म, दैट इज LI, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, सर्कुलर मसल से बना हुआ, दैट ओपन्स ड्यूरिंग द स्वॉलोइंग, बर्पिंग एंड हिकअपिंग। तो LI का काम क्या है? सिर्फ सॉलो करने के टाइम पे नहीं है, जब हम लोग बर्पिंग को डकार आती है तो वो जो गैस स्टमक में बनती है वो बाहर निकलने के लिए उसका रास्ता चाहिए, तो वो कुछ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए खुलती है, ताकि जो गैस है वो बर्पिंग, जो एक हम लोग डकार जैसा बोलते हैं, वो बाहर आने के लिए भी खुलता है। और खासकर हम देखते हैं कि जब हिक्कप, जो हिचकी आती है, तब भी वो कुछ सेकंड के लिए ओपन होता है। तो उसके मैकेनिज्म में अगर किसी कारण से डिस्टर्बेंस आता है तो GERD या फिर रिफ्लेक्स डिसीज होने के, एसिड रिफ्लक्स होने की कंडीशन जो है वो बढ़ जाती है। एक है हाइटल हर्निया। तो हर्निया के टॉपिक में मैं डिटेल समझाने वाला हूँ कि ये है क्या। कई लोग जैसे पता है कि जो हर्निया होता है, मैक्सिमम जो उसे हम थॉट्स रहते हैं कि जो नीचे का पोर्शन है, जहाँ से वो लार्ज इंटेस्टाइन जो रहती है, वो वहां से अगर खुल जाती है, वो रिंग में डिस्टर्बेंस अगर आ जाता है, वो इंटेस्टाइन थोड़ा सा बाहर लटकना शुरू हो जाती है, हर्निया उसे कहा जाता है। मैक्सिमम लोगों का ऐसा ही थॉट है, और ये सही भी है, क्योंकि ज्यादातर वही तकलीफ होती है। सेम वे आप उसको अगर उल्टा कर लेंगे तो यहाँ पे एक डायफ्राम रहता है, जो कि थोरैसिक और एब्डोमेन कैविटी को थोड़ा सा उसमें डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। तो वहां से भी एक पाइप जा रहा है, जिसे हम कहते हैं ईसोफेगस, यानी कि जो हमारा खाना खाने का पाइप। तो जाहिर सी बात है, ये डायफ्राम है, यहाँ से भी एक छेद हुआ है उसे, और यो GI ट्रैक से जुड़ रहा है।
तो जब ये कुछ खाना खा रहे हैं, खांसी हो रही है जब ये, तो ये ऊपर की तरफ प्रेशर देता है ना, डायफ्राम को प्रेशर देता है। तो उस कंडीशन में होने वाला जो हर्निया रहता है उसे कहा जाता है हाइटल हर्निया, ठीक है, जिसकी वजह से आपको थोरैसिक कैविटी से रिलेटेड या फिर चेस्ट से रिलेटेड या लंग से रिलेटेड तकलीफें जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। प्रेगनेंसी, देखो प्रेगनेंसी में क्या होता है, बच्चे का जैसे यहाँ पे ठहराव होता है, यहाँ पे माँ के गर्भ में होता है, तो बाकी के ऑर्गन्स को भी एक स्ट्रेचिंग देना जरूरी रहता है, जिसकी वजह से वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं, वहाँ पे हार्मोन्स का सबसे ज्यादा रोल प्ले होता है, क्योंकि वो बच्चे को एकोमोडेट करने के लिए एक जगह चाहिए रहती है, जिसकी वजह से बाकी के जो ऑर्गन्स है उन्हें थोड़ा सा स्ट्रेचिंग महसूस होती है। तो वो भी एक कारण बनता है। स्ट्रेचिंग एट नियर बाय मसल्स एंड ऑर्गन, रिलैक्सिंग हार्मोन हेल्प्स टू एकोमोडेट फीटस, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन आल्सो हेल्प्स टू रिलैक्स द LES। तो यानी कि लोअर इसोफेगियल स्फिंक्टर में कोई प्रेशर ना आए, तो वो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की हेल्प से थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होता है। अगर वो रिलैक्स महसूस होगा तो जो खाना खाएगी वो प्रेग्नेंट लेडी, तो कभी कभी उसे एसिडिटी ज्यादा महसूस होती है। आपने देखा होगा कि उन्हें एसिडिटी की दवाइयां दी जाती है, तो वो इसी कारण से। ओबेसिटी पुट्स प्रेशर सेम एज लाइक प्रेगनेंसी बट ओबेसिटी लास्ट फॉर लॉन्गर टाइम। तो ओबेसिटी का वही है, पेट में ज्यादातर हम देखते हैं मोटापा बढ़ जाता है, पर जो ओबेसिटी रहती है वो प्रेगनेंसी के जैसा नहीं है कि भाई 4 महीने 5 महीने 6 महीने 9 महीने जैसे जैसे स्ट्रेचिंग बढ़ती है तो 9 महीने के बाद वो वापस कम हो जाएगी। पर ओबेसिटी तो लॉन्ग टर्म चलती है ना, तो उसके कॉम्प्लिकेशन भी काफी ज्यादा रहते हैं, और इसके कारण से मसल्स जो रहते हैं, जो कि एक स्मूथ मसल सर्कुलर मसल से जो हमारा लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर बना हुआ है, वो परमानेंटली डैमेज होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और आपने देखा होगा कि जो मोटापा जिनके अंदर था, पेट का ज्यादा मोटापा रहता है, वहां पे उनमें एसिडिटी के प्रॉब्लम काफी ज्यादा आपने जो है वो सुना होगा। स्मोकिंग, तो स्मोकिंग रिलैक्सेस द एलियस मसल्स, ईदर एक्टिव और पैसिव स्मोकर। स्मोकिंग आल्सो ट्रिगर द कफिंग, स्मोकिंग एंड chronic coughing weakens your diaphragm muscles, develops hiatal hernia. Smoking also slows down your digestion, causing stomach to produce more acid. ठीक है। स्मोकिंग के काफी ज्यादा नुकसान होते हैं, हमें पता है, लेकिन स्मोकिंग क्या करती है कि ये मसल्स को थोड़ा रिलैक्स कर देती है। और कभी हम स्ट्रेस पे कई लोग रहते हैं, वो स्मोकिंग करते हैं ताकि वो एक रिलैक्स कर देती है मसल्स को, एक प्रकार का नशा ही है वो। तो वो भी एक मसल है जिसकी वजह से एलियस रिलैक्स हो जाता है। अब एलियस रिलैक्स हो जाएगा तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होकर बंद पड़ा है लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर, तो वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से एसिड जो है वो यहाँ पे आ जाएगा बाहर की तरफ। दूसरा, आपने देखा होगा कि कैफीन और इस तरीके की चीजें अगर आप खा रहे हैं तो आपका भूख मर जाती है, जिसकी वजह से कहते हैं काफी ज्यादा एसिड जो है वो कभी कभी रिलीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं उसकी वजह से भी, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी महसूस होती है। और कैफीन का भी जो है वो यही काम है। तो जैसे मैं कह रहा था कि कैफीन का भी यही काम है कि वो क्या करता है कि जो डायफ्राम मसल्स जो रहते हैं उन्हें थोड़ा सा वीकन कर लेता है, थोड़ा सा स्लो डाउन कर लेता है। और स्मोकिंग की वजह से हम देखते हैं कि कफिंग ज्यादा बढ़ जाती है, खांसी बढ़ जाती है। तो स्मोकिंग और खांसी दोनों अगर आ जाती हैं तो वो डायफ्राम को थोड़ा सा मसल्स जो है वो वीक कर लेती हैं, जिसकी वजह से हाइटल हर्निया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और स्मोकिंग क्या करता है कि जो आपका स्टमक का जो डाइजेशन है, मतलब अगर कोई पेट में कुछ खाना पच रहा है उसके बाद आपने स्मोकिंग लिया तो उसका डाइजेशन स्लो कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एसिड ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए अगर इतने खाने को बचाने के लिए इतना एसिड लग रहा है, तो अगर वो स्लो डाउन कर देगा इसका डाइजेशन, तो क्या होगा, जो मैकेनिज्म होगा दोनों का डाइजेस्ट होने का, उसे डिस्टर्बेंस होगा, जिसकी वजह से स्टमक को इस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एक्स्ट्रा एसिड रिलीज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से फूड डाइजेस्ट हो जाए। और एसिड ज्यादा होने की वजह से एसिडिटी ज्यादा बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अदर पॉसिबल कॉजेज ऑफ GERD, इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है? बर्थ डिफेक्ट हो सकता है, अगर इसोफेगल एट्रेशिया है, या फिर हर्निया कैन अफेक्ट योर एलायस। तो इसोफेगल एट्रेशिया मतलब क्या होता है कि जब जन्म के दौरान ही बच्चे का जब शरीर बनता है और बाय बर्थ जिसे हम कहते हैं, तो ये स्टमक है, ये इसोफेगस है, उसका जो जॉइंट रहता है या फिर जो एक दूसरे जो मिले हुए रहते हैं, वो सही तरीके से उनका जॉइंट न होने की वजह से जो तकलीफ होती है उसे कहा जाता है इसोफेगल एट्रेशिया। उस कंडीशन को कहा जाता है। अगर उसके कारण है तो एलायस में या फिर उन्हें GERD होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू डिसीज जैसे कि स्क्लेरोडर्मा है, वो आपको अफेक्ट करता है इसोफेगियल मसल्स को। प्रायर सर्जरी, किसी तरीके की सर्जरी हुई है आपके चेस्ट पोर्शन पे, अपर एब्डोमेन में, जिसकी वजह से आपके इसोफेगस को कोई इंजरी हुई है, कट वगैरह हुआ है, या फिर वहां पे सर्जरी स्टिचेस हुए हैं, तो उसके कारण उसके मसल्स की जो एक इलास्टिसिटी और एक टाइटनेस है वो जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। मेडिकेशन, कुछ सिडेटिव्स हैं
कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, एंटी डिप्रेशंस हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, इसे हम लोग NSAIDs कहते हैं, अस्थमा मेडिसिन, हार्मोन थेरेपी मेडिसिन, इस तरीके की जो मेडिसिन अगर ले रहे हैं तो उसका भी क्या होता है, वो LIS का जो मतलब जो LES जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर का जो टाइटनेस है उसे थोड़ा सा लूज कर देता है, ठीक है, इसकी वजह से होने के चांसेस रहते हैं। क्या एक सवाल आता है कि खाना भी जो है वो ट्रिगर करता है क्या? तो चांसेस बहुत कम है। कभी कभी हैवी डाइट और रात को अगर खा लिया जाता है और हम लोग सो जाते हैं, उसके बाद अगर काफी ज्यादा फैटी फूड अगर खा लेते हैं तो चांसेस है कि खाना जो है, जो खा पी हम रोज रहे हैं, वो ट्रिगर कर देता है GERD को या फिर एसिड रिफ्लक्स को। अदरवाइज इतना कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। सिम्टम्स, बैकवॉश का मतलब फूड लिक्विड बैकवॉश कॉल्ड आल्सो कॉल्ड द रेगर्गिटेशन और सोर टेस्ट ऑफ द एसिड। सिम्टम्स क्या आएंगे? फूड जो है, जो खाना का प्रोसीजर क्या है, खाना खाया वो नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन वही फूड अगर ऐसा बाहर की तरफ थोड़ा सा ऐसा महसूस होता है, यहाँ तक आपको महसूस होता है या गले में थोड़ा महसूस होता है, जिससे कहा जाए रिगर्गिटेशन होने की वजह से, जिसकी वजह से आपको सोर टेस्ट ऑफ एसिड, आपको ऐसा लगता है खट्टी डकार जैसा आई है, अजीब लगता है कुछ समय के लिए, फिर आप पानी पीते हैं या फिर इनो वगैरह पी लेते हैं, तो उसे कहा जाता है बैकवॉश। ये प्रकार का सिम्टम है एसिड रिफ्लक्स का। अब बर्निंग फीलिंग, acid literally burns the tissues in your esophagus. If it feels like your chest is burning, it's called the heartburn. If it feels closer to your stomach, you might call it as the acid indigestion. तो बर्निंग फीलिंग आना जाहिर सी बात है, एसिड जब ऊपर आता है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि काफी छाती में जैसा जलन जैसा महसूस होती है, तो वो उस कारण की वजह से उसे हम कहते हैं कि ये हार्ट बर्न जो कंडीशन है वो होती है। कई लोगों को लगता है कि मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा है, तो एक एसिडिटी का तकलीफ भी वो होता है, हार्ट बर्न की तकलीफ भी वो होती है। और अगर ये स्टमक के आसपास महसूस हो जाता है तो उसे एसिड इंडाइजेशन जो है कंडीशन कहा जाता है। नॉन कार्डिक चेस्ट पेन, अब ये कंडीशन क्या होता है? एक तो कार्डिक चेस्ट पेन होता है कि सेम उसमें तकलीफ होती है, और एक रहता है कि जो नॉन कार्डिक मतलब जो एसिड की वजह से होने वाले कंडीशन। इसमें होता क्या है कि जो सेम नर्व रहती है जो कि अफेक्ट होती है कार्डियक से, और इसकी वजह से वो कॉमन नर्व जो है वो थोड़ी देर के लिए अफेक्ट होती है, इसलिए ऐसा महसूस होता है कि आपको कार्डियक अटैक आया हुआ है। Some people feels pain in their esophagus that doesn't feel like burning. Esophagus pain trigger the same nerve as heart related pain does, so it might feels like that. तो कभी आपने देखा होगा कई लोगों को तकलीफ होती है तो हॉस्पिटल लेके जाते हैं, डॉक्टर बोलता है उनको एसिडिटी अटैक हुआ है, तो वो इस कारण की वजह से होता है, इसे नॉन कार्डियक चेस्ट पेन कहा जाता है। कभी आपको नौशिया भी होगा, उल्टी जैसा लगेगा, सोर थ्रोट होगा, जाहिर सी बात है एसिड आएगा तो थोड़ा सा जो जबान का टेस्ट है वो थोड़ा सा फीका हो जाता है, थोड़ा सा कड़वा जैसा महसूस हो जाता है। अस्थमा के सिम्टम्स जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। GERD कैन ट्रिगर द अस्थमा लाइक सिम्टम्स लाइक क्रॉनिक कफिंग, wheezing and the shortening of the breath. If acid particles get into your airways, it can make them contaminated. तो बार बार ये खांसी होने की वजह से, तकलीफ होने की वजह से आपको अस्थमा के चांसेस होना शुरू हो जाते हैं, और अगर ये जो एसिड पार्टिकल बार बार अगर आ रहे हैं तो वो हो सकता है कि वो एयरवेज के थ्रू आपके जो लंग्स में चले जाएं और वो कंटेमिनेट करना शुरू कर देते हैं, और फिर लंग्स में अगर एसिड चला जाए तो क्या हो सकता है ये आप समझ सकते हैं। GERD symptoms may get worse at night or while lying down, after a large or the fatty meal, after bending over, after smoking or drinking alcohol. तो GERD सिम्टम और भी तकलीफ दे सकते हैं। अगर आप खाना खाने के बाद, रात का खाने के बाद तुरंत सो जाते हैं, अल्कोहल स्मोकिंग ज़्यादा अगर आप करते हैं, बेंडिंग ओवर तुरंत आप सो जाते हैं या फिर बेंड हो जाते हैं, आफ्टर लार्ज और फैटी मील, रात को अगर काफ़ी ज़्यादा आपने हैवी खा लिया तो ये कंडीशन जो है वो वर्स होने के चांसेस बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कई लोग जो नॉर्मल खाना खा के रात को सोते हैं, अचानक से किसी पार्टी वार्टी में जाते हैं, वहाँ पे ये भी खाना है वो भी खाना है, ये सब जो खा लेते हैं तो हैवी डाइट हो जाता है, और फिर अगले दिन में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है, या फिर रात भर में उन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि उन्हें वो फूड जो है वो रेगुलर हैबिट में नहीं रहता है कि इस तरीके का फूड जो है वो उनकी बॉडी एक्सेप्ट तुरंत करेगी। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? ये तो इसोफेगाइटिस हो जाता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द इसोफेगस, क्रॉनिक इसोफेगाइटिस लीड्स टू द अल्सर, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर लीड्स टू द स्कैरिंग, जिसे कहा जाता है इंटेस्टाइनल मेटाप्लाजिया, एक प्री कैंसरस कंडीशन है। तो इसोफेगाइटिस होने का मतलब क्या है कि जो एसिड इसोफेगस में आ रहा है तो इसोफेगस की लेयर उतनी स्ट्रांग नहीं है कि जो एसिड को वो टॉलरेट कर पाएंगी, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाना शुरू हो जाता है।
अगर कुछ समय के लिए अगर ये हो रहा है तो उसकी वजह से यहाँ पे इसोफेगस के आसपास जो है वो अल्सर हो जाता है, छाले हो जाते हैं। अगर ये बार बार अगर ये हो रहा है तो बार बार होने की वजह से वहाँ की लेयर इस तरीके से बन जाती है, एक तरीके का महसूस ऐसा होता है कि वो इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया है, जिसे बैरेट इसोफेगस भी कहा जाता है, और ये कैंसर होने की शुरुआत जो है वो बढ़ जाती है। बैरेट इसोफेगस ये भी एक इट इज अ नेम ऑफ इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया। तो ये उसका ही कनेक्टेड पॉइंट है कि इसोफेगस चेंज टू लुक लाइक द इंटेस्टाइनल लाइनिंग, रिस्क फैक्टर फॉर इसोफेजियल कैंसर। तो जिस तरीके से लाइनिंग इंटेस्टाइन की होती है उस तरीके की लाइनिंग इसोफेगस की बनना दिखना शुरू हो जाती है, थोड़ा सा ब्लैकिश और ऐसा रफ जैसे दिखने को मिलती है। तो ये एक हिंट मिल जाती है कि इसोफेगस कैंसर होने के चांसेस हैं, या फिर एक प्री कैंसरस सेल निर्माण होना शुरू हो जाती है, जिसे बैरेट इसोफेगस भी कहा जाता है। उस लेयर को बैरेट इसोफेगस कहा जाता है। इसोफेजियल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? नैरोइंग। अब देखिए, इसोफेजियल डेवलप्स स्कार टिश्यू टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इंजुरी, मेक इट हार्ड टू स्वॉलो, ईट एंड ड्रिंक। मान लीजिए यहाँ पे इसोफेगस का ये जो है वो डायमीटर है, यहाँ पे बार बार अगर एसिड आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो नेचुरल टेंडेंसी रहती है बॉडी की कि वो कुछ अगर नुकसान हो रहा है तो उस पर प्रोटेक्शन एक दे देता है, शुरू कर देता है। तो एक स्कार जैसा जो है वो यहाँ पे एक लेयर बन जाती है ताकि वो ज्यादा नुकसान ना हो जाए। बॉडी जो है वो अपना काम करेगी, लेकिन वहां पे एक और लेयर इस तरीके से अगर बन जाती है तो क्या होगा, यहाँ से तो फूड इतना आ रहा है लेकिन यहाँ पे फिर नैरो हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से प्रॉपर आ रहा है, यहाँ से नैरो होने की वजह से क्या रहेगा कि आपको जो सोलो करने में, कुछ निगलने में, ईट करने में, ड्रिंक करने में काफी ज्यादा आपको तकलीफ होगी, जिसे कहा जाता है इसोफेजियल स्ट्रक्चर। एक है लैरिंगोफेरेंजियल रिफ्लक्स। सम पीपल विद द जीआरडी डेवलप एलपीआर, यानी कि लैरिंगोफेरेंजियल रिफ्लक्स। रिफ्लक्स ट्रैवल्स इनटू योर थ्रोट causing swelling, hoarseness, vocal cord growth, also aspirate acid particles into the airways। तो अगर ये लैरिंगोफेरेंजियल तक आ रहा है तो आपको काफी ज्यादा यहाँ पे तकलीफें महसूस होती हैं, जिसकी वजह से आपको स्वेलिंग और हॉर्सनेस जैसा महसूस होता है। वोकल कॉर्ड की जो ग्रोथ है उसमें काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है, और जो एसिड पार्टिकल्स रहते हैं वो आपके एयरवेज में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अस्थमा होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि एसिड होने की वजह से बार बार आप कफिंग जो है वो कर रहे हैं, हर्निया की वजह से कफिंग कर रहे हैं, और वो अस्थमा को जो है वो ट्रिगर करता है। डायग्नोसिस किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं? तो है इसोफेग्राम जो है वो अ टाइप ऑफ एक्सरे दैट टेक्स द मूविंग एक्सरे, दैट इज अ फ्लोरोस्कोपी ऑफ योर इसोफेगस व्हाइल स्वॉलोइंग। एक चौकी लिक्विड जो है, जिसे बैरियम नाम का एक लिक्विड जो है वो आपको दिया जाता है। चौकी लिक्विड वो इस तरीके से आपके यहाँ जाता है और उसका एक एक्सरे लिया जाता है कि वो किस तरीके से वो एक ढांचा जो है वो बना रहा है, क्योंकि एक्सरे लेते हुए देखते हैं कि जो हड्डियों का पोर्शन जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है, तो उसको यहाँ के जो इसोफेगस का है वो अपने को एक्सरे में देखने को नहीं मिलता है। तो उसे देखने के लिए एक बैरियम नाम का एक चौकी लिक्विड दिया जाता है ताकि वो एक्सरे में कैप्चर हो जाए और उसका जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है इसोफेगस का, वो किस तरीके से है वो देखने को मिल जाए। तो ये सबसे अच्छा प्रोसीजर जो है वो किया जाता है। अपर एंडोस्कोप, जाहिर सी बात है ये ऊपर का जो एंडोस्कोप रहता है यहाँ पे, तो एक पाइप डाला जाता है आपके यहाँ मुंह से, जिसमें एक टॉर्च वगैरह रहती है, लाइटिंग वगैरह रहती है, कैमरा रहता है, तो इससे वो इसोफेगस का स्ट्रक्चर जो है वो देख सकते हैं। ऊपर की तरफ ज्यादातर यहाँ पे जो है वो ऊपर से देखा जाता है। अपर esophageal pH test measures acids in your esophagus through small wireless receiver during the endoscope। तो एंडोस्कोप के साथ जब ये एंडोस्कोप करते हैं तो उसके साथ एक रिसीवर भी डाला जाता है, जिसे वायरलेस रिसीवर कहा जाता है। तो वो इसमें डाला जाता है, वो एसिडिटी लेवल जो है वो पता करता है इसोफेगस के यहाँ पे कि इसोफेगस का जो नॉर्मल पीएच है वो ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो मतलब एसिड बार बार यहाँ पे आ रहा है। Esophageal manometer helps to measure the muscle activity using the pressure sensor embedded in the nasogastric tube, confirm the alias other muscles working properly। तो एक प्रकार का nasogastric ट्यूब से, नाक से एक ट्यूब डाला जाता है जो कि मसल्स का एक्टिविटीज को डायग्नोस करने में हेल्प करता है। तो नॉट ओनली LES के मसल यानी कि लोअर इसोफेजियल जो स्फिंक्टर के मसल्स, इसके अलावा जो बाकी मसल्स भी सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, वो उसे डायग्नोस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं? एक तो लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट करने के लिए कहा जाता है, ईटिंग हैबिट्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, वजन कम करने के लिए बोला जाता है। कुछ मेडिकेशंस आपको दी जाती हैं, नाम नहीं बताऊंगा, उनका जो कैटेगरी रहती है मैं वो उसी में आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। एक तो एंटासिड दिए जाते हैं, एल्गिनेट्स दिए जाते हैं, H2 ब्लॉकर, हिस्टामाइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जिसे कहा जाता है,
PIP यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दिए जाते हैं, बेक्टोफेन एक प्रकार के रिलैक्सिंग मसल्स को जो एक मेडिकेशन जो है वो दी जाती है। तो ये मसल एक प्रकार कैटेगरी जो है दवाइयों की आपको दी जाती है। जैसे आप कहते हैं कि कुछ मेडिकेशन आपको डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करता है डायबिटिक पेशेंट के लिए या फिर हार्ट से रिलेटेड पेशेंट्स के लिए या फिर कोई और दवाइयाँ भी आपको चल रही है, तो एक दवा आपको दी जाती है कि ये खाली पेट लेना, ये एसिडिटी की दवा है। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स और ये H2 ब्लॉकर्स जो कैटेगरी की दवाइयाँ हैं वो आपको दी जाती हैं, ताकि आपको उसकी वजह से साइड इफेक्ट जो होता है, जो एसिडिटी बढ़ जाने की वजह से जो आपको एसिडनेस ऊपर ना आ जाए, उसे कंट्रोल करने का ये काम करता है। तो जब हम लोग मेडिसिन का टॉपिक लेंगे तब हम लोग H2 ब्लॉकर्स और PIP के बारे में डिटेल में समझेंगे। सर्जरी एक लाइनेक्स डिवाइस जो है वो इम्प्लांट किया जाता है। तो इट इज इम्प्लांट दिस रिंग टाइप डिवाइस ड्यूरिंग द सर्जरी हेल्प्स कीप द जंक्शन बिटवीन द स्टमक एंड द इसोफेगस क्लोज। तो एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे दिया जाता है, जो कि इसोफेगस और स्टमक के बीच में जो जंक्शन है उसे क्लोज करने में हेल्प करते जाता है। उसे लाइनेक्स डिवाइस जो कहा जाता है। निसेन फंडोप्लिकेशन ये दूसरा हम देखते हैं कि कॉमन सर्जरी फॉर GERD सेम लाइक द लेप्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी जैसे किया जाता है। तो इससे रैप द टॉप ऑफ योर स्टमक अराउंड द लोअर इसोफेगस एंड सिक्योर इट विद द स्टिचेस टू टाइटन द जंक्शन बिटवीन देम। सेम प्रोसेस यूज्ड टू फिक्स द हाइटल हर्निया। तो हाइटल हर्निया को भी, ताकि ये जो पुशिंग ज्यादा बढ़ जाता है गैप बढ़ने की वजह से, उसी तरीके की प्रोसीजर जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है, जो कि एक जॉइंट रहता है यहाँ पे, उसे थोड़ा सा टाइटन किया जाता है सर्जरी के द्वारा, ताकि वो जो प्रेशर है वो ज्यादा ना आए और उनका जो जॉइंट है वो प्रॉपर तरीके से फिक्स रहे। तो ये प्रकार की एक सर्जरी जो है उसमें इस्तेमाल की जाती है। तो ये एक सिंपल इन्फॉर्मेशन था आज एसिड रिफ्लक्स और GERD के बारे में। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।